आइए अब हम लोग जो उपनिवेशवाद और देहात चैप्टर था ना, उसी का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला सवाल यहाँ देखिए। अभी जो एक चित्र देखे हो, ये इसी के ऊपर सवाल है। पहला यहाँ पे जो चित्र देख रहे हो, चित्र में दिखाया गया अटल राजमहल। चित्र में क्या दिखाया गया है? अटल राजमहल। ये बोलता है ये किससे संबंधित है? ये जो चित्र में अटल राजमहल दिखाया गया है, उससे स्पष्ट उल्लेख है कि ऐसे राजमहल युगांत यानी कि युगों के अंत को दर्शाने वाला एक अवशेष है और जमींदारों की पतनशील जीवन शैली को दिखाता है। मतलब बोलता है हर दिन हर एक समय आता है जो किसी न किसी युग का समाप्त होता है। जैसे यहाँ पे जमींदार का युग समाप्त हो रहा है, तो बी अटल राजमहल। फिर है सत्यजीत राय की एक प्रसिद्ध फिल्म थी जल सागर की शूटिंग किस स्थान पे हुई थी? जल सागर की शूटिंग इसी अटल राजमहल में हुई थी। अटल राजमहल किस सामाजिक वर्ग के जीवन शैली के उनके पतन को दर्शाता है? तो बताए थे ये दिखाता है कि युग का क्या होता है? अंत होता है। और जमींदार का जो है युग है उसको समाप्ति होने की ओर दिखाता है। ये हो गया अब ये सवाल इस पे से। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि जो पांचवी रिपोर्ट है, आपको पता है पांचवी रिपोर्ट के बारे में? पांचवी रिपोर्ट मुख्य रूप से किसके बारे में थी? तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है उसके स्वरूप के बारे में थी। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार 1790 के दशक में जमींदार अपनी जमीन को क्यों खो रहे थे? तो 1790 के दशक में हम बता रहे थे कि जमींदार अपनी जमीन को इस कारण खो रहे थे क्योंकि वो टैक्स नहीं चुका पा रहे थे। इस कारण उनकी जमीन क्या होती है? नीलामी। शोधकर्ताओं के अनुसार पांचवी रिपोर्ट में जमींदारों के पतन का वर्णन किस प्रकार देखा गया है? जमींदार का जो पतन हो रहा है कई तरीके से दिखाया गया, जैसे अटल राजमहल में दिखाया गया है। तो जो पांचवी रिपोर्ट है उसमें जमींदार का पतन किस रूप में दिखाया गया है? जिसमें जो जमींदार का पतन है यह केवल एक सांख्यिक विवरण है? नहीं, यह पूरा सटीक विवरण है। नहीं, सटीक विवरण नहीं, अच्छी बातें कही गई केवल नहीं। इसमें जो है जो बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, कुछ बातें को बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया फिफ्थ रिपोर्ट में, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं ये सवाल पे। ये सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि जो 18वीं सदी में बंगाल के ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जमींदार की स्थिति के संदर्भ में जो है रिपोर्ट है उसका विश्लेषण के संबंध में इसका विचार कीजिए। पहला बोल रहा है मतलब पांचवी रिपोर्ट के बारे में विचार कीजिए कि पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पेश की गई एक ऐसी रिपोर्ट थी जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने का आधार तैयार किया। बिल्कुल, उसमें आलोचना करने का आधार तैयार किया गया था। रिपोर्ट में 1790 के दशक में जमींदार की संपदाएं नीलामी की जा रही थी क्योंकि वह राजस्व भुगतान करने में विफल रहे थे। बिल्कुल, ये भी सही कारण है। आधुनिक शोधों से पता चलता है कि यह रिपोर्ट पूरी तरीके से निष्पक्ष थी। नहीं, ये गलत है, निष्पक्ष नहीं थी। इसमें बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है और इसमें साक्ष्य को बिना किसी आलोचना नहीं, इसमें आलोचना भी किया गया है कि देखो तुम कंपनी ऐसे काम नहीं कर रहे हो जिस कारण तुमको क्या हो रहा है, राजस्व प्राप्ति नहीं हो रहा है, तो तुम अच्छे से काम करो जिससे तुमको राजस्व प्राप्ति हो और जमींदार का जमीन कम नीलामी हो। रिपोर्ट में यह दर्शाया गया कि जमींदार जमीन खो रहे थे जबकि वास्तव में कई जमींदार, यह भी दर्शाया गया कि कुछ जमींदार क्या कर रहे थे? जमीन खो रहे थे, कि कुछ जमींदार अपना अलग अलग प्रकार का हथकंडा अपना के, जो पीछे मैंने बताया है किस किस तरीके से हथकंडा अपनाते थे उससे जमीन बचा लेते थे। तो ये वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। आलोचना तो होगा, सब लिखा हुआ है इसमें, आलोचना तो होगा। अब यहाँ पे पांचवी रिपोर्ट के बारे में आप ऐतिहासिक संदर्भ, पांचवी रिपोर्ट के ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में कौन सा कथन क्या है गलत है ये बताना है। तो ये रिपोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश संसद के वाद विवाद का मुख्य आधार बनी। बिल्कुल, जो किस प्रकार शासन चला रहा है इस बात को लेकर संसद में भी वाद विवाद हुआ कि अच्छा से चला रहा है कि नहीं चला रहा है रिपोर्ट के आधार पे। यह रिपोर्ट 18वीं सदी के अंतिम दशकों में ग्रामीण बंगाल की स्थिति पर आधारित थी। बिल्कुल, ग्रामीण बंगाल का जो स्थिति है उस पर आधारित थी, बताए थे। यह रिपोर्ट बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार किया गया। नहीं भाई, अकेले कैसे तैयार कर देगा ये रिपोर्ट? इसमें बहुत लोग का शामिल था ना। अब फिलहाल इसमें अभी दिया है प्रवर समिति, प्रवर समिति द्वारा तैयार की गई है। ये किसके द्वारा? सेलेक्ट कमेटी द्वारा। लगभग 1.5 शताब्दी तक बंगाल में हमारी अवधारणा इसी रिपोर्ट पर आधारित थी। बिल्कुल,
किस तरीके से आगे चलेगा शासन, इसी रिपोर्ट के आधार पे आधारित थी। तो समझ में आ गया। अब यहाँ बोल रहा है कुछ आंकड़ा दिया हुआ है बुक में, नीलामी से संबंधित क्या दिया है, कुछ आंकड़ा दिया है। बोल रहा है आंकड़ों के अनुसार स्थानीय वर्ष, यानी कि स्थानीय वर्ष मतलब 1203, लेकिन उस समय चल रहा था 1796। उसमें बिक्री के लिए जो विज्ञप्ति जमीन का निर्धारित राशि था जुमा, और वास्तविक प्राप्त राशि में कितना अंतर था। मतलब कि निर्धारित कितना हुआ था, कितना मिलना चाहिए, और एक्चुअल में कितना मिला। तो यहाँ पे देखो जो निर्धारित था वो था 28, क्या था 28, ठीक है ना। निर्धारित राशि कितना था 28, और जो प्राप्त राशि है ये आपको मिला 14 ही। इस ठीक है, लगभग 14 का अंतर है। निर्धारित था 28, मिला कितना 14, अंतर कितना है लगभग 14। कहानी कब का है ये, 1796-97 के आसपास का। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि जो शोधकर्ताओं ने बंगाल के इतिहास की सच्चाई जानने के लिए केवल पांचवी रिपोर्ट के आधिकारिक सरकारी दस्तावेज पर ही भरोसा किया। नहीं हो सकता है क्या कि केवल उसी पर करेगा। पाठ के अनुसार शोधकर्ताओं जो हैं, जो भी शोध कर रहे थे इन सब चीज़ों पे, जमींदार के अभिलेखागारों, स्थानीय जिला अभिलेखों का भी सावधानीपूर्वक जांच किया। एक तो जमींदार के अभिलेख क्या बोल रहे हैं, स्थानीय जिला के अभिलेख क्या बोल रहे हैं, ये सब भी क्या किए, पढ़ें, ताकि जो है एक बैलेंस तस्वीर मिल सके। किन विशेष जिलों में राजाओं को जमींदार बोलते थे, बताए थे। जमींदारों की बहाली का उल्लेख बाकीदारों के रूप में किया गया है। मतलब किन जिलों को बोला गया किनका राशि बकाया है, तो जैसे कि नदिया हो गया, राजशाही हो गया, बिशनपुर हो गया, यहाँ के राजाओं का नाम लिया गया। देश के पुराने परिवार में से एक थे, नदिया, राजशाही, बिशनपुर। पांचवी रिपोर्ट का संदर्भ में जुम्मा का अर्थ क्या है। जुम्मा मतलब बोला गया था कितना जो राशि है निर्धारित किया गया उसको जुम्मा बोलते हैं। जैसे याद है 1796 में ये जुम्मा का वैल्यू क्या था, तो 28 था, लेकिन मिला कितना 14। अब इस पे आते हैं। बुकानन के विवरण के अनुसार 19वीं सदी के आरंभ में राजमहल की पहाड़ियों का निवासियों का बाहर लोगों के प्रति कैसा था। मतलब बुकानन बोल रहा है, बुकानन गया था, सबसे पहली बात याद रखेंगे 19वीं शताब्दी के आरंभ में राजमहल का पहाड़ी। एक बुक में दिया हुआ भी कि कब गया था, 1810 में गया था। तो राजमहल के पहाड़ियों का निवासियों का व्यवहार बाहरी लोग के प्रति क्या था, मतलब वह बाहरी लोग के प्रति क्या सोचते थे। पहाड़ी लोग मित्र वाला बात सोचेंगे नहीं ना, वो व्यापार करना चाहते थे नहीं ना, वह पहाड़ी छोड़ के मैदानी लोग इलाका में जाना चाहते थे नहीं ना, वह आशंकित थे और बातचीत करने के लिए पहाड़ी लोग तैयार नहीं थे, क्योंकि जानते थे ये लोग बात करने नहीं जमीन हड़पने हैं। उसके बाद जो है जो पहाड़िया लोग हैं अपनी खेती के लिए किस विशेष तकनीक और उपकरण का उपयोग करते थे, तो बताए थे कि लोग कैसा खेती करते थे, तो झूम खेती करते थे, जिसको बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। कौन, पहाड़िया लोग। और इसके लिए कौन सा टूल्स यूज़ करते थे, तो पहाड़ से कूदा तो कुदाल, इससे ज़मीन खुरच कर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। 18वीं सदी के राजस्व अभिलेखों के अनुसार पहाड़िया लोगों की जीवन शैली के बारे में कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे जो राजस्व अभिलेख मिला है बताए थे, बहुत सारा अभिलेखों से भी जो रिसर्चर है वो अध्ययन किया फिफ्थ रिपोर्ट के अलावा, तो वहाँ पे पहाड़ी लोग के जीवन शैली के बारे में कौन सा कथन सही है।
वो केवल जंगल से कूद मन मूल इकट्ठा करते रहते थे, नहीं, बहुत चीज़ इकट्ठा करते थे। एक ही खेती पे लगातार कई वर्षों तक नहीं। झूम की खेती मतलब होता है कि एक खेती की जगह घूम घूम कर खेती करना। वो रेशम की कीड़ों का पालन मुख्य व्यवसायिक रूप में करते थे, नहीं। वो क्या है, वो खेती के लिए राख की पोटाश से उपजाऊ बनी जमीन पर दालें और ज्वार उगाते थे। मतलब क्या है, जो राख है जला, उससे जो मिला है पोटाश, उससे क्या करते थे, उपजाऊ जमीन बनाते, और उस पर क्या करते, दाल यानी प्रोटीन वाला चीज़, और ज्वार बाजरा खाते थे वो लोग। फिर यहाँ बोल रहा है बुकानन की डायरी में पाठ में क्या आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, क्या बताया गया है, किस जो है आलोचनात्मक दृष्टिकोण को वो बता रहे हैं। तो यह उस समय के इतिहास के संपूर्ण विस्तृत विवरण की जानकारी देते हैं, नहीं, संपूर्ण जानकारी कैसे दे देंगे बुकानन। यह केवल एक क्षण भर के बारे में बताता है, लंबे इतिहास के बारे में नहीं। बिल्कुल सही है, बुकानन जो है क्षण विशेष के बारे में बताता है, ना कि पूरा लंबे इतिहास के बारे में। ऐसे भी याद रख सकते हैं, दुनिया में हर एक चीज़ क्या है, क्षणिक है, ट्रिक करके। या पहाड़ी लोग के रीति रिवाजों का पक्षपातपूर्ण चित्रण नहीं करती, नहीं, चित्रण करती है। यह केवल आर्थिक आंकड़ों पर केंद्रित है, असामाजिक पहलू को नज़रअंदाज करती है, गलत है। वो सामाजिक पहलुओं को भी देखती है और रीति रिवाज का भी चित्रण करती है, ठीक है। और यह क्षण भर के बारे में ही बताती, लेकिन ये सब बात बताता है बुकानन। ये भी यहाँ पे तो बुकानन का पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, बुकानन ने कलकत्ता में अपने प्रवास के दौरान किसकी स्थापना की थी। तो बताए थे बुकानन था क्या, चिकित्सक। तो आपको लगेगा इससे अस्पताल हो जाएगा, नहीं। उसने कलकत्ता में जो अलीपुर है, अलीपुर जगह, वहाँ पे चिड़ियाघर बनाया था बुकानन। बोका क्या बनाए, चिड़ियाघर ही बना सकता है, क्योंकि वो खुद चिड़िया है। फिर बोला बुकानन ने अपनी माता की मृत्यु के बाद कौन सा उपनाम अपना लिया जिसके कारण अक्सर उसे उसी नाम से जाना जाता है। तो अपनी जो माता है उसकी मृत्यु के बाद क्या किया बुकानन, हेलमेट पहन लिया, जिससे उसका माता का ज़मीन है इसके नाम पे हो गया, तो हैमिल्टन नाम से जाना जाता था। अपनी माता की मृत्यु के पश्चात वे उनकी जायदाद के वारिस बन गए, बिल्कुल बुकानन वारिस बन जाएगा। और उन्होंने उनके वंश का नाम अपना लिया, उनकी माता का नाम हैमिल्टन था, तब इसको भी कहा जाने लगा बुकानन हैमिल्टन। अब यहाँ देखें बुकानन कौन थे जो भारत आया था। तो बुकानन हम बताए थे कि 1810 में तो बंगाल आया था, ठीक है। बुकानन कौन थे, चिकित्सक थे, याद है ना। बुक के बारे में ही तो बुक ऐसी याद रखो ट्रिक, बुक में किसकी पढ़ाई करते हैं, डॉक्टरी की। फिर यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली के रहने के दौरान बुकानन ने किस पद पे कार्य किया। तो ऐसे याद कर सकते हो कि बुकानन किसका चिकित्सक था। तो बुकानन याद रखो लॉर्ड वेलेस्ली का शैल चिकित्सक था, सर्जन था। तो कैसे याद रख सकते हैं इस बात को कि जली ना चिकित्सक है उसका, तो जली ना चिकित्सक उसका, तो चित्रकार वगैरह नहीं था। बुकानन याद रखेंगे, आगे एक और नाम आएगा हेमिक्लोन्च, वो चित्रकार था। ये जो बुकानंद है वो कोई चित्रकार वगैरह नहीं था। अब यहाँ बोल रहा है कि राजमहल का जो पहाड़ी लोग हैं जमीन को खुरचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तब कितनी बार बताए हैं, पहाड़ से क्या करता है आदमी, कुदुकता है, तो कुदाल, ठीक है। वो कुदाल से ज़मीन को खुरच लेते थे और कुछ वर्षों तक उसे साफ की गई ज़मीन
से खेती में करते थे और फिर उसी प्रति छोड़े गए नए इलाकों में चले जाते हैं। फ्रांसीसी बुकानन ने अपने साथ हैमिल्टन शब्द को क्यों जोड़ा, तो बताए थे अपनी माता के मृत्यु के बाद जायदाद का वो वारिस बन गया, जिसके कारण वो अपनी माता का वंश अपना लिया। अब यहाँ पे राजमहल का पहाड़िया लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार की खेती करते हैं, तो बता दिए थे। अस्थाई खेती कौन करेगा, संथाल झूम खेती कौन करेगा, पहाड़िया ये करते थे। और ये करते थे कि राख का जो पोटास है वो उपजाऊ जमीन पर वो डालते, जिससे दाल और ज्वार उगाते थे। ये झूम खेती की विशेषता थी। ये सब विशेषता है। बुकानन के विवरण के अनुसार राजमहल के पहाड़िया के निवासी बाहरी लोग को प्रति कैसा व्यवहार देखते, तो बाहरी लोग के प्रति वो शत्रुतापूर्ण व्यवहार देखते और आशंकित समझते कि कहीं ये फिर से जमीन हड़पने तो नहीं आ गया है। पहाड़िया सोचते कि दे कैम विद द इंटेंशन ऑफ लैंड डिटैचमेंट। फ्रांसीसी बुकानन ने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह लॉर्ड वेलेस्ली का शैल चिकित्सक था, बिल्कुल। ये उसने कोलकाता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की थी, जो बाद में अलीपुर चिड़ियाघर के नाम से जाना गया, बिल्कुल। उसने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में माता की संपत्ति विरासत से मिलने के बाद हैमिल्टन नाम अपनाया, बिल्कुल। 1 2 3 सही है बुकानन के बारे में। अब आते हैं इसमें। अब आ गया देखो विलियम होजेज, ये भी इम्पोर्टेंट नाम है। 1782 में राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किसके निमंत्रण पे किया, तो वहाँ का एक डीएम था भागलपुर का, अगस्त क्यूसलैंड। याद है ना पहाड़िया विद्रोह। अब पहाड़िया विद्रोह को अंग्रेजी शासन के खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह भी माना जाता है, तो इसके निमंत्रण पर किया था और उसने भ्रमण कर यहाँ का चित्र बनाई। तो चित्र कौन बनाई, देखो एक होता है सर, देखो हमको बता दे रहे जो पहाड़िया इलाका है यहाँ पे 2 आदमी यात्रा किया। एक तो सबसे पहले 1782, फिर 1810। 1782 में आया विलियम होजेज आया, किसके कहने पे, तो डीएम क्यूसलैंड के कहने पे आया। और 1810 में आया था बुकानन। जो विलियम होजेज था वो चित्रकार था, तो वो क्या बनाएगा, चित्र बनाएगा यहाँ का। और ये जो था चिकित्सक था, क्या था, डॉक्टर था। जो बुकानन है यहाँ पे सर्वेक्षण किया था, क्या किया था, सर्वेक्षण किया था, ना कि वो यहाँ पे चित्र बनाएगा। ठीक है, तो कहानी समझ में आया। अब एक शब्द है एक्यूटिंट। एक्यूटिंट से क्या तात्पर्य है, एक्यूटिंट क्या है, तो जो तामपत्र है, तामपत्र पे एसिड की सहायता से तैयार किया गया चित्र। ये जो तामपत्र है इस पे हम लोग एसिड डालेंगे तो इससे जो चित्र तैयार होगा उसी को क्या कहेंगे, एक्यूटिंट। विलियम होजेज किस कलात्मक विचारधारा से प्रेरित थे, जो प्रकृति की सुंदरता और दिव्यता पे जोर देती थी, तो रोमांटिज्म। जो होजेज है वो रोमांटिज्म से प्रेरित थे। इस विचारधारा के कलाकार प्रकृति के साथ संबंध बनाने और उसकी अलौकिक आनंद चित्रित करने में विश्वास रखते थे। तो वो जो विलियम होजेज है वो प्रकृति को अच्छा करके दिखाना चाहते थे। पहाड़िया लोग जंगल से खाने के लिए मुख्य रूप से क्या इकट्ठा करते थे, तो महुआ के फूल। ये टीआरई में पूछा हुआ है। और ये कहाँ पे रहते थे, एक और सवाल आएगा, तो
इमली के पेड़। पाठ के शुरुआती भाग में बताया गया है कि पहाड़िया लोग खाने के लिए महुआ का फूल इकट्ठा करते थे और बेचने के लिए, देखो यहाँ पर ये भी शब्द है, बेचने के लिए रेशम के कोया और राल जुटाते थे। बेचते थे रेशम का कोया और राल, खाते क्या थे? महुआ का फूल। अब यहाँ पे बोल रहा है 1782 में राजमहल की पहाड़ियों में स्थित एक पहाड़ गांव का चित्र किस ब्रिटिश कलाकार द्वारा तैयार किया गया? बुकानन के द्वारा? नहीं, विलियम होजेस द्वारा तैयार किया गया राजमहल की पहाड़ी का चित्र। ठीक है, विलियम होजेस और उसका जो समकालीन चित्रकार किस विचारधारा से प्रेरित था, जिसने प्रकृति की पूजा और उसका सौंदर्य की प्रशंसा की? तो इसको बोला जाता था स्वच्छतावादी, रूमानीवादी, रोमांटिनिज्म। पहाड़िया लोग अपनी आजीविका के लिए वनों में निम्नलिखित में से किस वस्तु की इकट्ठा नहीं करते थे? तो एक तो देख ही लिए हैं, बताओ आजीविका के लिए क्या करेंगे? महुए का फूल करते थे खाने के लिए, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है। बेचने के लिए रेशम पे कोया और लाल, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है। कोयला बनाने के लिए लकड़ियाँ, बिल्कुल, खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ। बड़े पैमाने पे निर्यात के लिए इंडिगो, यानी कि निर्यात के लिए इंडिगो, बताओ। नहीं, जो पहाड़िया लोग हैं वो लोग नील संग्रह नहीं करते थे, नील संग्रह नहीं करते थे, तो नील से कुछ नहीं है इनका संबंध। अब आइए स्टेटमेंट बाई सवाल है। जो विलियम होजेज है उसकी राजमहल पहाड़ियों की चित्रकारी और उस समय की औपनिवेशिक मानसिकता के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ये जो चित्रकारी बनाया उसके बारे में, और जो औपनिवेशिक अधिकारी है, ब्रिटिश अधिकार, उनका मानसिक सोच क्या था पहाड़ियों के प्रति, ये देखना है। तो विलियम होजेज की कला और रोमांटिनिज्म से प्रेरित थे, बिल्कुल सही, जिसमें आधुनिक कृत्रिम सभ्यता से दूर प्रकृति और अलौकिक आनंद खोजने पर बल दिया गया, बिल्कुल। औपनिवेशिक अधिकारी राजमहल के पहाड़ी भूभागों को विविधतापूर्ण, सुंदर, स्मरणीय देश के रूप में देखा? नहीं, असभ्य रूप में देखा, सुंदर देश में नहीं। बोले कि यह असभ्य है, इसको क्या करो, इसको खाली करा के यहाँ पे प्लेन जमीन बनाओ। होनेस की चित्रकारी में राजमहल की पहाड़ियों के विद्रोह और उपद्रवी जंगल लोगों को निवास स्थान को एक सुंदर और मनमोहक रूप में प्रस्तुत किया, बिल्कुल। क्यों करेगा? क्योंकि होनेस का विचार क्या था? रोमांटिनिज्म से था। वो हमेशा जो प्रकृति को है सुंदर और मनमोहक के रूप में प्रस्तुत करके दिखाना चाहा। तो यहाँ देखो दूसरा क्या है, दूसरा गलत है। पाठ में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि जो औपनिवेशिक अधिकारी थे, अंग्रेजी अधिकारी, उसकी दृष्टि से होजेज बिल्कुल विपरीत है, मतलब दोनों में कंट्राडिक्ट हो रहा है। औपनिवेशिक अधिकारी इन विकल्पों को भयंकर तथा उजाड़ और वहाँ के लोगों को उपद्रवी और जंगल मानते थे, ना कि सुंदर। बताओ, बिल्कुल मानेगा ही, ये भयंकर उजाड़ है, उपद्रवी है, इसी का तो बोलता था लोग खाली कराओ। इसको खाली कराने के लिए किसको भेजा? संथाल को भेजेगा, और जिस कारण जो पहाड़ियाँ हैं वो अंदर और पहाड़ के अंदर चला जाएगा। और यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त करा के क्या करेगा? अंग्रेज रेवेन्यू टैक्स लेगा, और यहीं पे क्या करेगा? संथालों को बसाएगा 1832 में, जिसको बोल देगा दामन को। अब बोलिएगा इस क्षेत्र के कम से कम 1/10 में क्या करना पड़ेगा आपको? खेती। तो ये प्रोसीजर है। ब्रिटिश अधिकारी राजमहल की पहाड़ियों को और वहाँ निवासियों को किस रूप में देखते थे? तो ब्रिटिश अधिकारी कैसे देखते थे, उनका सोच क्या है पहाड़ियों के प्रति?
स्मरणीय शांतिप्रिय समाज ऐसा समझ सकता है। सब कृषि प्रधान क्षेत्र नहीं, भयंकर उजाड़ खंड और उपद्रवी लोग। आप जबकि होमेज क्या देखा था उनकी, तो प्राकृतिक सुंदरता और मनमोहन के रूप में वर्णन किया। फिर यहाँ पे विलियम होजेस को समतल सपाट भूखंड अत्यंत विविधतापूर्ण और आकर्षक लगते थे। जो विलियम होजेज है वो बोलते थे कि उनका विचार बताओ समतल के प्रति क्या था और जो थोड़ा ऊंचाई वाला जगह उसके प्रति क्या था। तो देखो यहाँ पर जो जगह है ना उसको सुंदरता मानते थे, लेकिन जो समतल सपाट भूखंड है ना इसको नीरज मानते थे। नीरस मतलब कि बेकार मानते थे। ठीक है, तो फिगर याद रखो कैसे बना है। नीचे वाला जगह नीरस है, ऊपर वाला जगह सुंदर है। अब यहाँ बोल रहा है कि विलियम होजेस ने कैप्टन कुक के साथ किस महासागर की दूसरी समुद्र यात्रा में भाग लिया। कैप्टन कुक याद यात्री है, तो उसने प्रशांत महासागर की यात्रा की। अब विलियम होजेज पहाड़ी क्षेत्र में किसके साथ यात्रा किया था, तो डीएम क्यूसलैंड के साथ 1782। होजेस के राजचित्रों में राजमहल की पहाड़ियों को, उनके क्षेत्र को मनमोहक का स्मरण क्यों दिखाया गया है, जबकि जो अधिकारी हैं होजेस के विपरीत इसे उजाड़ मानते हैं, क्योंकि वह कलाकार अज्ञात भूदृश्य अलौकिक आनंद और छाया प्रकाश की खोज कर रहे थे। छाया प्रकाश की खोज कर रहे थे अलौकिक। अब ये हो गया, अब ये पेज। आइए, पहाड़ी लोग अपनी पहचान और जीवन का मुख्य आधार किसको मानते थे, तो अपनी भूमि और जंगल को। व्यापार करते थे नहीं, मैदानी इलाके में रहते थे नहीं, अस्थायी खेती करते थे नहीं। पहाड़िया लोग अक्सर मैदानी इलाकों पर आक्रमण क्यों करते हैं, पहाड़िया तो पहाड़ पे रहते हैं, मैदानी इलाकों पर आक्रमण क्यों करते हैं, तो जीतने के लिए नहीं, उसको जो अपना क्षेत्र है यही में काफ़ी है। अंग्रेजों की मदद कर लिए बिल्कुल नहीं, अपनी कला का प्रदर्शन करके क्या होगा। वो इस काम करते थे कि जब अकाल पड़ेगा तो उनको नीचे क्षेत्र में नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ से सारा सामान लूट के लाते थे, अपने पास स्टॉक के रूप में रखते थे। तो अपनी ताकत दिखाना और अकाल के वर्षों में जीवित रहना, स्ट्रगल फॉर सरवाइव करते थे। फिर यहाँ पे जो व्यापारी पहाड़ियाँ मुखियों को टोल क्यों देते थे, जो जो व्यापारी लोग होते थे। याद है ये पहाड़ियाँ हैं, अब यहाँ पे क्या है, समतल है, तो यहाँ पे क्या होता था, व्यापारी लोग रहते थे। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते थे, मुखिया को टैक्स देते थे। क्यों देते थे, जंगल के फल खरीदने के लिए नहीं, पहाड़ियों पर घर बनाने के लिए। वो क्यों जाएगा घर बनाने, नीचे खुश है। तो पहाड़ियों द्वारा जो नियंत्रित रास्ता है उसका इस्तेमाल करने के लिए अनुमति और सुरक्षा के लिए, दो चीज़ के लिए। देखो जो व्यापारी है उसको तो सबसे पहले रास्ता चाहिए, अशांति चाहिए और सुरक्षा चाहिए कि जब इस रास्ता से जाएं तो व्यापारी को क्या किया जाए, ऐसे जाने दिया जाए, ताकि उनको आक्रमण से क्या हो, सुरक्षा मिले। आक्रमण से क्या हो, सुरक्षा मिले। व्यापार के लिए ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो शांति सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अंग्रेज़ों ने जंगल की कटाई और खेती के विस्तार को प्रोत्साहन क्यों दिया, तो क्यों देगा भाई, जनजातियों को रोजगार देना चाहते थे नहीं, हमेशा एक ही उद्देश्य होता है। वहाँ पे जो टैक्स है उसमें उसके स्रोत में वृद्धि करता है, इसको साफ कर देगा। और वहाँ पे जब खेती कराएगा तो इससे क्या मिलेगा, टैक्स और एक स्थायी
सुव्यवस्थित समाज की स्थापना करना। क्योंकि पहाड़ी लोग क्या होते थे, बहुत उद्दंड, तो चाहते थे इसको हम अस्थायी और सुव्यवस्थित समाज में बदल दें। फिर बोल रहे हैं विलियम होजेस 1782 में राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किसके निमंत्रण पे किया था? तो डीएम के निमंत्रण पे। अक्सर हम लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है, फिर याद रखें कि ये दोनों है ना पहाड़िया क्षेत्र का दौरा किया था। होजेस भी एक जी चित्रकार थे और 1782 में दौरा किया, जबकि बुकानन चिकित्सक था और ये 1810 में किया दौरा। ठीक है, उसके बाद इन सभी सवाल पे आते हैं। पहाड़िया लोग यहाँ पे जो पहाड़िया लोग हैं ये कहाँ चला गया, जरा जाओ। यहाँ बोल रहा है पहाड़िया लोग अपनी पहचान और जीवन का मुख्य आधार किसे मानते थे? तो पहाड़ी लोग किसे मानते थे? अपनी जंगल और भूमि। ये तो बता ही दिए हैं। ये यहाँ पे बोल रहा है मैदान में रहने वाले जमींदार और व्यापारी पहाड़ी मुखिया को खिराज कर या पत्थर क्यों देते? याद है, जो जमींदार हैं जो मैदान में रहते हैं या व्यापारी रहते थे, ये दोनों पहाड़िया लोग के मुखिया को एक टैक्स देते थे खिराज करते। क्यों? अंग्रेजों के कर से बचने के लिए नहीं, जंगल को साफ करने में मदद करने के लिए नहीं, पहाड़ियों की खेती में ज़मीन खरीदने के लिए नहीं, वहाँ पे ज़मीन तो खरीदेगा नहीं, वहाँ पे खरीद के क्या होगा पहाड़ पे, तो शांति खरीदनी, हमको शांति चाहिए और सुरक्षा चाहिए, इसके लिए इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है ना, जो रास्ता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे ज़रूरत होता है व्यापार के लिए। अंग्रेजों ने जंगल की कटाई, सफाई और अस्थायी कृषि के विस्तार को क्यों बढ़ावा दिया? तो बताओ, कहीं पर भी अस्थायी कृषि को बढ़ावा क्यों देगा? ताकि जो है उसका रेवेन्यू बढ़ सके, निर्यात के लिए फसल उगाना और एक अस्थायी समाज उगाना, ये सब कारण है। फसल भी बढ़ सके, निर्यात के लिए। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में औपनिवेशिक यानी कि अंग्रेज अर्थव्यवस्था और पहाड़ी जनजातियों के बीच अंतर संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मतलब जो 18वीं सेंचुरी का उत्तरार्ध है उसमें औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था और पहाड़ी जनजाति के बीच क्या संबंध है, ये बताइए। तो पहाड़िया समुदाय क्या था, एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में काम करता था। ठीक है, वो आत्मनिर्भर इकाई के रूप में काम करता था जो पहाड़ी लोगों को प्रवेश का पुरजोर विरोध करता था और अपने मुखिया के जो लीडरशिप में है मैदानी लोगों के साथ संघर्ष करता था। बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे मैदानी जमींदार द्वारा पहाड़ी मुखिया को दिया जाने वाला खिराज केवल एक आर्थिक लेन देन नहीं, बल्कि वह मैदानी इलाकों के सामाजिक राजनीतिक शांति सुरक्षित करने का माध्यम था। बिल्कुल शांति सुरक्षित करने का माध्यम था। अंग्रेजों द्वारा कटाई गई अस्थायी बंदोबस्त को बढ़ावा देने का प्राथमिक उद्देश्य पहाड़िया लोगों को मुख्य विचारधारा में शामिल करना, उनका सामाजिक कल्याण करना गलत। देखो क्या है कि जब भी तुम एग्जाम में जाना तो पूरा लाइन को अच्छा से पढ़ना। ये लाइन क्या लिखा है, सही लिखा है, लेकिन पहाड़िया लोग को नहीं, संथाल लोगों के लिए ये बात सही है। ठीक है,
फिर यहाँ देखो, पहाड़िया जनजातियां द्वारा मैदानी इलाकों और व्यापारियों पर किए जाने वाले आक्रमण केवल लूटपाट की अनियोजित घटना नहीं थी। बिल्कुल वो ऐसे ही नहीं कि एक घटना थी लूटपाट करना, बल्कि वो एक राजनीतिक उपकरण भी थी। ठीक है ना। क्या उपकरण थी रणनीति में? तो जब रणनीति क्या थी, ऐसे ही मन नहीं कर रहा है कि जिसको मन कर रहा लूट ले रहा है। जो अकाल है उसके समय, वर्षा का दिन है उसके समय उनकी आजीविका सुरक्षित हो सके और अपने खाने पीने का सामान स्टोर कर सके और बाहरी ताकतों को अपनी संप्रभुता शक्ति का प्रदर्शन के साथ साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करना। एक तो धमकाना भी है लेकिन मेन काम है स्टोर करना, अपनी आजीविका चलाना। तो ये भी दोनों सही एक्सप्लेनेशन भी है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, अठारहवीं सदी के अंतिम दशकों में पहाड़िया मुखियाओं, व्यापारियों और ब्रिटिश राज के बीच शांति व्यवस्था भंग होने का मुख्य उत्तरदायी कारक क्या था? मतलब बोल रहे 18वीं सेंचुरी के अंतिम दशक में। उस समय क्या हो गया कि जो पहाड़िया मुखिया है, व्यापार है और ब्रिटिश राज के बीच शांति व्यवस्था क्यों भंग हो गया? कैसे शांति व्यवस्था भंग हो गया? तुमको तो पता है, पहाड़िया ऊपर रहता था, स्थानीय लोग नीचे। और ये शांति स्थापित करने के लिए क्या करता था, ये लोग टैक्स देता था। सब चीज़ अच्छा से चल रहा है, ऊपर चूम का खेती हो रहा था, सब चीज़ अच्छा से चल रहा है। लेकिन फिर क्या होता है, ब्रिटिश इंटरवेंशन होता है। ब्रिटिश इंटरवेंशन होगा तो सबसे पहले यहाँ पे संथाल लोग को बसाएगा, फिर धीरे धीरे संथाल लोग को यहाँ पर बसाएगा और धीरे धीरे क्या करेगा, जो कृषि भूमि है उसका विस्तार करने लगेगा संथाल लोग के माध्यम से। जब विस्तार होगा तो इसका सीमा यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, इसका सीमा यहाँ तक पहुँच जाएगा और जब जरूरी, जाहिर सी बात है, जब इसके सीमा में घुसेगा तो शांति व्यवस्था भंग होगा ही। तो यही कारण है। अब चलिए यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं। तो दूसरा होगा, पूर्वी भारत में औपनिवेशिक नीति के तहत कृषि सीमाओं का आक्रामक विस्तार हो रहा था, जिस कारण जमींदार जोतदार ने पड़ती भूमि को धान के खेतों में बदलना शुरू किया। समझ में आया? अभी यहाँ पे पहाड़िया लोगों की जीवन शैली और उनके निवास स्थान के संदर्भ में वे मुख्य रूप से किन पेड़ों के नीचे विश्राम करते और अपनी पहचान का आधार बनाना पसंद करते हैं। आपको हम थोड़ा देर पहले बताएं, पहाड़िया खाता था क्या? महुआ का फूल। बेचता था क्या? तो रेशम के कुछ ऐसे करके। अब उसके बाद ये खाने के लिए क्या करता? तो कोयला का लकड़ी। अब रहता कहाँ पर है? तो वही बताए थे, इमली और आम के पेड़ के पास। ठीक है। यहाँ बोला, मैदानी इलाकों के जमींदार पहाड़िया मुखिया को नियमित रूप से खिराज कर क्यों देते थे? क्योंकि पहाड़ी लोग उससे डरते थे। पहाड़ी लोगों से डरते थे? नहीं भाई, डरने की बात नहीं है। मेन काम है शांति व्यवस्था और व्यापारिक मार्ग पर सुरक्षा चाहिए था। ठीक है ना। मुख्य उद्देश्य शांति खरीदना था। हालांकि ये कारण हो सकता है, लेकिन मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था शांति खरीदना और क्षेत्र में सुरक्षा। 18वीं सदी के अंतिम दशकों में पहाड़िया मुखियाओं और मैदानी लोगों के बीच की शांति व्यवस्था क्यों भंग हो गई? तो बताए थे, जो कृषि क्षेत्र का सीमा है वो बढ़ते बढ़ते पहाड़िया वाले क्षेत्र में जा रहा था, जिसके कारण जंगलों की कटाई होने लगी। 18वीं सदी के अंतिम दशकों में पहाड़िया मुखिया और मैदानी, तो बता ही दिया।
ब्रिटिश अधिकारी जंगल और वहाँ रहने वाले वनवासियों को किस दृष्टि से देखते हैं? तो बताए थे नीच दृष्टि से देखते हैं। जंगल को वो उजाड़ कहते थे और वनवासियों को असभ्य कहते थे। इनको हमको क्या करना है? जो सभ्य बनाना है, जो कि के लिए एक चुनौती था। फिर यहाँ पे विलियम जोन्स यादव जो चित्रकार था, अपने चित्रों के माध्यम से पहाड़ियों की सुगमता और वहाँ के आसान रास्तों पर बल देने का प्रयास किया। बताओ। तो वो बोले पहाड़ियों के, देखो, पहाड़ियों की वो दुर्गमता पर बल देना चाहते थे, ना कि सुगमता पे। ऐसा क्यों करते हैं? ये बताते कि यहाँ जाना डिफ़िकल्ट है, तो यहाँ अंग्रेज़ नहीं जाएंगे। जब अंग्रेज़ जाएंगे नहीं यहाँ पे, तो फिर क्या होगा? ये जगह हरा भरा ही रहेगा। और यही हरा भरा तो देखना चाहते थे पहाड़ को। कौन? जोन्स। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। वो दुर्गमता पर बल देते थे। फिर यहाँ देखो, जो बुकानन हैमिल्टन है, उसने मालेर को किस जनजाति से संबंधित माना था? मालेर को, तो मालेर को माला पहाड़ से संबंधित माना। अब ये पेज 18वीं सदी के अंतिम दशकों में पहाड़िया मुखिया और मैदानी लोगों के बीच शांति व्यवस्था का भंग क्या था? अरे कृषि विस्तार कितनी दफा बताए, इधर बता ही दिए थे। ब्रिटिश अधिकारी पहाड़िया लोग को नियंत्रित करने के लिए जंगलों का सफाया करना क्यों जरूरी समझा? वो बोले कि भाई हमको पहाड़िया लोग को नियंत्रित करना, पहले साफ करो। साफ करेंगे तो अपने लोग भागेगा ऊपर। और तो वे मानते थे, वह सब खूंखार माने जाने वाले लोगों की खेती के लिए राजी कर सभ्य बनाना चाहते थे। अब जो है ये क्वेश्चन ये बताएगा कि ये जो है बुकानन को पहाड़िया लोग किस दृष्टि से देखे। जब वो 1810 में गया था, वो किसी को भी स्वागत नहीं करते थे। पहली बार वो संदेह और विश्वास की दृष्टि से देखते पहाड़िया, क्योंकि उनको पता था कि हम लोग पे क्या होगा, कब्जा होगा। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहाड़िया लोगों के लिए नया खतरा कौन सा समूह था जो जंगलों को सफाया कर जमीन जोत रहा था? तो संथाल। याद है ना, वो जंगलों को सफाया कर जमीन जोत रहे थे। और क्या कर रहे थे? चावल और कपास उगा रहे थे। चावल और कपास उगा रहे थे, जो कि पहाड़ियों के लिए एक नया संकट है। जबकि वो दाल ये सब कर रहे थे। याद है? यहाँ पे बोल रहा है 1780 के दशक में भागलपुर के किस कलेक्टर ने पहाड़िया लोगों के साथ शांति स्थापित करने का प्रस्ताव रखा? तो देखो उस समय जो था, अच्छा ये कलेक्टर था, अगस्त क्यूसलैंड ने शांति स्थापना करने का नीति का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत क्या था कि पहाड़िया मुखिया को एक वार्षिक भत्ता दिया जाना था। देखो ये कितना गेम खेल दिया, फूट करो राज डलो यहाँ भी चल दिया। ये जो क्यूसलैंड है, यहाँ पे पहाड़िया है। अभी जो पहाड़ी जितना भी है दोस्त, ये जो जितना भी तो मान लो पहाड़ी है, इस सब जो है यहाँ पे जो मुखिया है इसकी बात मानता था। अब यहाँ पे जो क्यूसलैंड क्या किया, इसी के साथ समझौता कर लिया, ये हम तुमको क्या देंगे, हम तुमको देंगे वार्षिक भत्ता देंगे, पैसा देंगे, तुम बस इन सब को क्या करो, अपने नियंत्रण में रखो। लेकिन एक तरफ क्या किया, अंग्रेज के साथ अगर कर लिया ऐसा, तो पहाड़िया लोग इसको अपने नेता मानने से इनकार कर देंगे। तो मुखिया का भी अपना इच्छा गया। क्यूसलैंड ने शांति नीति के अनुसार पहाड़िया मुखिया को भत्ता मिलने के बदले में क्या जिम्मेदारी निभानी थी? बोला हम तुमको भत्ता देंगे,
इसके बदले क्या करना पड़ेगा, अपने आदमियों के चाल चलन और बस्तियों में शांति व्यवस्था बनाए रखना पड़ेगा। ठीक है, जंगलों को साफ करना ये बात नहीं बोला था। कोई एक ही बात बोलेगा तो एक से अधिक ऑप्शन भी नहीं मार देना। भर्ती होना नहीं, संथालों को अपने क्षेत्र से बाहर निकलना नहीं, ये बोलेगा अपने आदमियों को कि पहाड़ी लोग का मेन दिक्कत क्या है कि तुम लोग खेती करो लेकिन शांति से करो, उपद्रव नहीं मचाओ। ठीक है, यही दिक्कत है। अब यहाँ पे पहाड़ी लोग प्रत्येक गोरे आदमी को किस रूप में देखते थे, तो एक ऐसी शक्ति के रूप में जो उनसे उनके जंगल जमीन को छीनकर उनका जीवन शैली नष्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि जब 1810 की सर्दियों में बुकानन ने इस क्षेत्र की यात्रा की तब पहाड़ियों लोग, अरे यार कितनी बार देखे, पहाड़ी लोग कैसे देखेंगे इसको, बुकानन को। फिर यहाँ पे पाठ के अंतिम भाग के अनुसार पहाड़िया लोगों के लिए कौन सा नया खतरा सामने आ रहा था, तो ऐसे तो उनके सामने बहुत खतरा था, लेकिन सबसे मेन खतरा था संथालों का आगमन, जो जंगल साफ कर वहाँ पे खेती कर रहे थे। जब ये होनेज, पता है होनेज भी बोला था कि जैसा है अभी पेड़ पौधों वहाँ पे ऐसा रहने दो, इसकी दुर्गमता पे बल रहे थे कि अंग्रेज यहाँ पे नहीं पहुँच पाए, अब पहाड़ी लोग अच्छा रहे। 1780 के दशक में ब्रिटिश अधिकारी अगस्त क्विंसलैंड द्वारा प्रस्ताव शांति स्थापना नीति को स्वीकार करने वाली पहाड़िया मुखिया ने अपने ही समुदाय में अपनी सत्ता के अधिकार खो दिए। बताए थे ना, शांति स्थापना नीति को स्वीकार करके वो तो मुखिया क्या हो गया, अपने ही सत्ता से हाथ धो बैठा। सब इसको विद्रोह की नज़र से देखने लगे कि जाके तुम भी क्या मिले, औपनिवेशिक से हमारे दुश्मन से मिल गए। औपनिवेशिक सरकार से वार्षिक भत्ता लेने के कारण अपनी समुदाय की नज़र में स्वतंत्र न रखकर औपनिवेशिक सत्ता के वेतनभोगी कर्मचारी या वेतनिक मुखिया मात्र बनकर रह गया। बिल्कुल, कथन कारण का भी एक्सप्लेनेशन है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, 18वीं सदी और 19वीं सदी के प्रारंभ में पहाड़िया समुदाय और ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के बीच बढ़ते असंतोष और विश्वास के संदर्भ में विचार कीजिए। अस्थायी कृषि का विस्तार के कारण जंगलों और चरगाहों का क्षेत्र संकुचित हो गया था, जिससे पहाड़िया लोग और मैदानी स्थानीय क्षेत्रों के बीच संघर्ष और तीव्र हो गया। बिल्कुल, जहाँ पहाड़िया का दिक्कत होगा संघर्ष तीव्र होगा, जहाँ जंगल कम होगा संघर्ष तीव्र होगा। 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने पहाड़िया लोग के प्रति अत्यधिक क्रूरतापूर्ण नीति अपनाई और उनका शिकार व संहार करना शुरू किया। बिल्कुल, जो ब्रिटिश अधिकारी है, वो लोग शिकार करना शुरू किया। फ्रांसीसी बुकानन ने जब 1810 में यात्रा की तो वहाँ के लोगों ने इनका गर्मजोशी स्वागत किया नहीं। हमेशा कहते हैं पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो, स्वागत नहीं आशंकित रूप से देखा। पहाड़िया लोग प्रत्येक गोरा आदमी को दमनकारी शक्ति का प्रतीक मानते। बिल्कुल सही, तो बी गलत है, बाकी सब सही है। अठारहवीं सदी के अंत में जो राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में आए, जो जनसांख्यिकीय और आर्थिक बदलाव है, उसके संबंध में आप सबसे सटीक निष्कर्ष क्या निकालते हैं, तो मैदानी इलाके के किसान ने स्वेच्छा से पहाड़ियों लोगों को अपनी ज़मीन सौंप दी ताकि पहाड़िया क्षेत्र में शांति बना रहे। बिल्कुल, पहाड़िया लोगों ने न केवल ब्रिटिश सैन्य दमन और आंतरिक राजनीतिक विभाजन का सामना करना पड़ रहा था, बल्कि सुदूर निचले इलाकों में संथालों के प्रवेश से एक नया अस्थिर संकट पैदा भी हो गया था। बिल्कुल, यहाँ पे क्या नहीं यार, यहाँ पे क्या सबसे सटीक अति बोला जा रहा है।
वो स्वेच्छा से कैसे सौंप देगा ताकि शांति बने रहे? शांति बनाने के लिए बस एक टैक्स देता था, जमीन नहीं। ठीक है, ये गलत। संथालों के आगमन ने पहाड़ी लोगों को स्थायी कृषि अपनाने, अरे भाई संथाल की हिम्मत है वो पहाड़िया को स्थायी कृषि अपनाने पर ये क्या बोले, हिमायत करा ले, मना ले। ब्रिटिश सरकार ने संथालों को इस क्षेत्र से दूर रखने के लिए पहाड़ी मुखय को, भाई इस संथाल को इस क्षेत्र से दूर रख रहा था, पास ला रहा था। सबसे सटीक वर्णन क्या है, ये वाला ही है। पहाड़िया लोगों ने न केवल ब्रिटिश सरकार के सैन्य दमन और आंतरिक राजनीतिक विभाजन, यानी कि जो मुखिया को अपने बस में कर लिया, उसका सामना करना पड़ रहा था, बल्कि सुदूर निचले इलाकों से संथालों के प्रवेश से भी नया संकट पैदा हो गया। मतलब देखो, इसके जो राजमहल के क्षेत्र में क्या क्या दिक्कत आने लगा, मतलब यही पूछना चाह रहा है। एक तो तुम मुखिया को अपने पास कर लिए, दूसरा जो सैन्य दमन करा रहे हो हमारा, तीसरा नीचे से है संथाल को भेज दे रहे हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ दिक्कत होने लगा था। अब ये है राजमहल के संदर्भ में हल किसका प्रतीक माना जाता है? पहाड़ियों के संदर्भ में हल किसका प्रतीक माना जाता है? तो हल जो है, हल मानते थे वो लोग कि संथालों की शक्ति का प्रतीक है। कुदाल अपने आप को मानते थे। बुकानन ने किस वर्ष गुजरिया पहाड़ की यात्रा की थी? ये भी पूछ सकता है, गुजरिया पहाड़ की यात्रा कौन किया था? तो गुजरिया से कौन गुजरा? बुक लेके गुजरा 1810 में, जहाँ पे उसने कृषि विकास का वर्णन किया। कैसे याद रखोगे? बस 10 अब बुकानन आया, जब बस 10 अब बुकानन आया, जबकि हॉलिंगटन जो चित्रकार था 1782 में आया था। फिर संथाल लोग मुख्य रूप से किस दशक के आसपास आने लगे थे? तो याद है ना, 1780 के दशक में आने लगे थे संथाल लोग बंगाल में, क्योंकि 1782 में याद है विलियम गया था उस क्षेत्र में, शांति समझौता किया था। तो याद रखो 1780 का दशक ऐसे याद हो जाएगा। पहाड़िया लोग की जीवन शैली में उनका झूम का खेती का क्या प्रतीक है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जो पहाड़िया है, पहाड़ से क्या हुआ? कूदा। तो याद रखो कुदाल इनके लिए इम्पोर्टेंट था, जिसके माध्यम से खुरच कर वो झूम की खेती करते हैं। लेकिन संथाल को याद रखो, संथाल का क्या हाल? तो वो लोग हाल यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते थे? हाल, स्थायी बंदोबस्त के लिए। पहाड़िया कुदाल झूम की खेती के लिए, संथाल हाल अस्थायी कृषि के लिए। 1810 में आपको पता है जो बुकानन किस पहाड़ी से गुजरा था? तो गुजरिया पहाड़ी। संथाल कब आके बसने लगे थे? तो 1780। फिर यहाँ देखो, राजमहल क्षेत्र यात्रा के दौरान जो फ्रांसीसी बुकानन है, उसके अवलोकन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? मतलब कि 1810 में है वो राजमहल का क्षेत्र है, तो वहाँ पे फ्रांसीसी बुकानन यात्रा किया था। अब जब यात्रा किया तो क्या देखने के लिए मिलता है वहाँ पे? तो वहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि बुकानन के विवरण से पता चलता है कि मानव श्रम, जंगलों की कटाई और जुटाई कर चट्टानी परिदृश्य की काया पलट किए जा रहे थे, जिससे कृषि की सीमाएं काफ़ी बढ़ गई थी। अब ये क्वेश्चन पढ़ना होगा हमको, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, VPI लगा लो। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 1810 में राजमहल क्षेत्र की यात्रा के दौरान
फ्रांसीसी बुकानन का जो है अवलोकन के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं। आपको पता है समय क्या है, 1810। इस समय जो है बुकानन जो है कहाँ गया था, तो राजमहल की कौन सी पहाड़ी, तो गुजरिया पहाड़ी। कहाँ गया था, गुजरिया पहाड़ी पे। अब यहाँ पर क्यों गया था, तो कृषि विकास देखने। कृषि विकास आप ही बताइए, किसी क्षेत्र का कृषि विकास देखना है तो कैसे देखेंगे, क्या देखेंगे वहाँ पे, जमीन को देखेंगे। क्या करेंगे, जमीन को देखेंगे। अब जमीन पर देखेंगे कि क्या ये अच्छा जमीन है, क्या ये बंजर जमीन है। अगर अच्छा है तो इस पर क्या उगा सकते हैं, अगर बंजर है तो इसको कैसे अच्छा में कन्वर्ट कर सके। तो बुकानन बोला यहाँ पे जमीन में जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन अगर हम मानवीय हस्तक्षेप करें, इसमें सुधार करें, तो यहाँ पे इसे तंबाकू, सरसों, इन सभी का खेती किया जा सकता है। आइए तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला, बुकानन का मानना था कि गुजरिया पहाड़ के आसपास की चट्टानी जमीन, क्या बोल रहा है, जमीन को क्या बता रहा है, चट्टानी जमीन पूरी तरह बंजर थी और वहाँ मानव श्रम के बावजूद भी तंबाकू जैसी फसल उगाना असंभव है। आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। बुकानन ने जमीन को चट्टान जरूर बताया, लेकिन उसे बंजर नहीं बताया। बोला कि जमीन खराब है लेकिन बंजर नहीं है। उसने बोला वहाँ पर तंबाकू या सरसों उगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ह्यूमन इंटरवेंशन, मानवीय हस्तक्षेप करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, एक सेकंड, दूसरा क्या है, स्टेटमेंट पढ़ो। बुकानन ने यह देखा कि संथालों के आगमन के बाद भी वहाँ पहाड़िया लोग राजमहल की पहाड़ियों के निचले ढालों पर मैदानी पर शांतिपूर्व सह-अस्तित्व में रह रहे हैं। बताओ, बुकानन कह रहा है कि पहाड़िया लोग क्या कर रहे हैं, जो इनका दुश्मन है वो संथालों के आगमन से शांतिपूर्ण रह सकते हैं सह-अस्तित्व में, नहीं ना, तो गलत है। तीसरा जो है, बुकानन के विवरण से पता चलता है कि मानव श्रम, जंगलों की कटाई और जुताई करके चट्टानी परिदृश्य की कायापलट की जा रही है, जिससे कृषि की सीमाएं काफ़ी बढ़ गई है। बिल्कुल, बुकानन क्या बोला, बुकानन यही तो बोला कि गुजरिया पहाड़ को पार किया तो उसने देखा कि यहाँ पे मानव श्रम का समुचित प्रयोग से क्या कर सकते, क्षेत्र को कायापलट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ की जमीन चट्टानी है, इसके बावजूद यहाँ पे गहरी जुताई संभव है, तंबाकू सरसों जैसी बढ़िया फसलें उगाई सकती है। इससे निष्कर्ष निकाला गया मानवीय हस्तक्षेप। मानवीय हस्तक्षेप मतलब अगर आप संथालों को हस्तक्षेप कर दो, यहाँ पे इस क्षेत्र में बसा दो, तो संथाल क्या करेंगे, यहाँ के जंगलों को काटेंगे, चट्टानी ज़मीन है उसको बढ़िया बनाएंगे। यहाँ पे बहुत सारा जैसे तंबाकू सरसों उगा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। चौथा है, बुकानन के अनुसार राजमहल की निचली पहाड़ियाँ, जो राजमहल है तो इसमें जो निचली पहाड़ियाँ में जो गांव सब स्थित है, उस पर बाहरी दुनिया का बहुत गहरा व्यापारिक और सामाजिक असर था नहीं भाई। जो निचली पहाड़ियाँ था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था बाहरी दुनिया का। ये आपको दिखाते भी हैं बुक में, निचली पहाड़ियाँ कहाँ पर है, ये देखो, ये बुक में निचली पहाड़ियाँ दिया हुआ है राजमहल का। क्या कोई ट्रेड दिखाई पड़ रहा है इसमें, कोई ट्रेड हो सकता है, कुछ नहीं, एकदम देश दुनिया से क्या था, दूर था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो। आइए अब ये, राजमहल के क्षेत्र में हल और कुदाल की लड़ाई बहुत लंबे समय तक चली और ये प्रतीकात्मक लड़ाई बन गई। हल था संथाल का, कुदाल था पहाड़ियों का। कुदाल के माध्यम से पहाड़ी झूम की खेती करते
हल के माध्यम से संथाल अस्थायी बंदोबस्त करते हैं। तो ए आर व्याख्या भी सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। आइए अब यहाँ पे सवाल पढ़ते हैं। राजमहल की पहाड़ियाँ हल और कुदाल के बीच एक संघर्ष बन गई। कुदाल पहाड़ी समुदाय की झूम खेती और वन आधारित जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। हल संथाल के उनके स्थायी कृषि का प्रतीक है। यह संघर्ष केवल तकनीकी ही नहीं बल्कि दो अलग अलग जीवन शैलियों और भू उपयोग के बीच की थी। बिल्कुल 1 2 3 सभी सही है। संथालों के आने के बाद पहाड़िया समुदाय की स्थिति क्या हो गई? तो उन्हें निचली ढालों की ओर ढकेल दिया गया और उनकी कृषक भूमि कम हो गई। देखो जैसे ही ये पहाड़िया थे और ये संथाल थे, ये जैसे जैसे ऊपर चढ़ते बढ़ते चले गए, साफ करते गए, वैसे वैसे जो पहाड़ियाँ हैं निचले गांव में उतरते चले गए। और ये निचली गांव था, इनका जो देश विदेश है उससे कोई लेना देना नहीं था। तो याद रहेगा ये फिगर। जैसे जैसे बताएं संथाल ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे है आपका जो पहाड़िया है वो नीचे की ओर उतरता जा रहा है। अब ये बताइए, राजमहल की निचली पहाड़िया गांव का बाहरी दुनिया से कोई गहरा सामाजिक असर नहीं पड़ा था। बिल्कुल। बुकानन के चित्र और विवरणों के अनुसार यह क्षेत्र अपनी भौगोलिक दुर्गमता के कारण पूरी तरह अलग थी। बिल्कुल। यहाँ पे क्या था, बहुत दुर्गम जगह था जिसका कोई आ जा नहीं सकता था। अब पता है भौगोलिक दुर्गमता पे एक और आदमी भी जोड़ दिया था होकेज ऐसे ही कुछ करके, ताकि यहाँ पे प्राकृतिक सुंदरता बना रहे, मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो। बुकानंद लेकिन एक बात ये बोला था कि इसमें जो है ह्यूमन इंटरवेंशन को वैलिड मान लिया था खेती के लिए, मतलब संथाल को बसाने के लिए इनडायरेक्टली हाँ मान दिया था। बुकानन की राजमहल पहाड़ी यात्रा का सटीक समय क्या था? तो 1810 में गया था। 1800 क्या है, तो इसके आसपास संथाल का आगमन शुरू हुआ। 1780 में क्या है, तो संथाल जो है बंगाल में पहुंच गया। 1855 का डेट क्या है, तो संथाल का विद्रोह हो गया। तो ये भी डेट आपको पूछा हुआ है, संथाल का बंगाल में पहुंचना। ठीक है, संथाल का बंगाल में पहुंचना। पहाड़िया लोग झूम की खेती करते थे जिसमें वो हल का उपयोग करके जमीन की गहरी जुताई करते हैं। हल का कहा करते थे, कुदाल। गहरी जुताई ये करते थे संथाल, जबकि कुदाल का उपयोग खुरूच कर क्या करते, खुरूच कर, गहरी जुताई नहीं। पहाड़िया लोग मुख्य रूप से राजमहल की पहाड़ियों में किस हिस्से पर निवास करते थे? तो पहाड़ की चोटी और घने जंगल पे। लेकिन धीरे धीरे वो लोग नीचे आने लगे। फिर यहाँ पे बोला है बुकानन के विवरणों ने उस समय की आर्थिक स्थिति के बारे में क्या संकेत मिलता है? तो कृषि सीमाओं का विस्तार हो रहा था, नए फसल जैसे तंबाकू का प्रचलन बढ़ रहा था। यही है आर्थिक स्थिति उस समय की जो बुकानन आपको बताता है। अब ये पेज का ये आपको पता है दामन एक्को क्षेत्र में अंग्रेज जो संथालों को किस शर्त पे बचाए थे? बोले थे कि जो आपको हम क्षेत्र दे रहे इसका नाम है दामन एक्को। कब दिया? 1832 में। बोला जो इसका 1/10 है, यहाँ पे तुमको जोतना होगा खेत। फिर है जो संथालों के आने से पहाड़ी समुदाय के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा? तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे वो वैसे वैसे नीचे जा रहा था। पहाड़िया के भीतर अधिक बंजर इलाकों में जाने के लिए मजबूर किया। और देखते हैं यहाँ पे बोल रहा है कि 1838 से 51 के बीच संथालों की जनसंख्या में क्या परिवर्तन आया? तो इस क्षेत्र में संथाल क्या कर रहे थे? ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। तो ये समय में क्या हो गया, उनका जनसंख्या है 30,000 से बढ़ के 82,000 हो गया। ये जो दामन को क्षेत्र है 30,000 से बढ़ के 82,000। बाप रे बाप, मतलब लगभग 27 गुना जनसंख्या हो रहा।
27 तिरके 81 होता है, तो 27 गुना। उसके बाद जो है संथाल और पहाड़ियों के बीच मुख्य अंतर क्या था जिसे ब्रिटिशों ने नोट किया, तो यही था, संथाल जंगलों को साफ करने के लिए हल चलाने के लिए तैयार थे, जबकि ये जो है झूम खेती करना चाहते थे और पहाड़ियाँ इसके खिलाफ थे। फिर यहाँ देख रही है जो डामन एक्को का स्थापना किस वर्ष किया गया था, 1832 में किया गया था। फिर जो दामन एक्को है, दामन एक्को अनुदान पत्र के अनुसार संथालों को कम से कम कितने भाग पे 10 वर्ष एक मीटर जमीन जुटता था, तो 1/10 भाग पे कम से कम। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दामन एक्को के सीमांकन के बावजूद 1838 से 51 के बीच संथालों के गांव में कितनी वृद्धि हुई। ये तो जनसंख्या हो गया 3,000 से 82,000, गांव में वृद्धि हुई 40 से इतना 1473, ठीक है ना। तो जब गांव में कितना वृद्धि हुई, ये दामन के क्षेत्र में, ये जो इतना समय में पॉपुलेशन में इतना वृद्धि हुआ, गांव में 40 से 1473 हो गया। फिर यहाँ पे बोला है संथालों के आने से राजमहल के पहाड़ी के मूल निवासी पहाड़ी लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो पहाड़ियों के भीतर और अधिक बंजर इलाकों की ओर जाना पड़ा। पहाड़ी लोग मुख्य रूप से किस प्रकार की खेती पर निर्भर थे जो उपजाऊ जमीन न मिलने के कारण प्रभावित हुए, झूम की खेती पर निर्भर थे। अब ये क्वेश्चन पढ़ोगे इसलिए बोला जाता है कि पूरा सवाल पढ़ो। यहाँ तक सही लिखा, लेकिन फिर यहाँ पे तो कुछ झूम की खेती लिख दिया एक शब्द। दामन एक्को में संथाल कौन खेती करते थे, अस्थाई ना, या झूम की खेती लिख दिया। इसका बोला जाता है पूरा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, डिटेल में पढ़ो। जय माता दी। आज के लिए इससे बस।